एक आखिरी वाला समय आ रहा होगा जब आपको फिनिशिंग लाइन सबके, किसी के ज्यादा पास है, किसी के ज्यादा दूर है, और अभी आप कितना ज्यादा भागेंगे उस पे निर्भर करेगा कि आपका जो मूल्यांकन होगा वो कैसा होगा। ठीक है। और जैसा कि बच्चन साहब याद आ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी तो अभी जुड़ने ही वाले हैं। बच्चन साहब याद आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हो जाए न पथ में देर कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका पंथी दिन का भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पांचों पंक्तियों को आप खूब महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि एक साल पहले मैं भी इन सबसे, या मेरे तमाम जो बैचमेट्स हैं, बैचमेट्स क्या कहिए कि पूरे जो मेरे सत्र भर के लोग हैं, चाहे किन्हीं भी यूनिवर्सिटीज में हो, सब उसी पायदान पर थे, उसी पायदान से गुजरे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आपके प्रश्नों का भी उतना ही स्वागत है जितना आपका। ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले तो पिछले वेबिनार में हमने कुछ बात की थी। मुझे लगता है कि आप में से अक्सर ने टेलीग्राम के सहारे हमसे संपर्क कर पाए या यूट्यूब के माध्यम से, पर कुछ छात्र हैं जिनको अभी भी उतनी खबर नहीं है कि जो हम क्विजेज ऐप में ले रहे हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैं कुछ क्विजेज वहां पे बना पा रही हूँ, और एक कोर्स भी लॉन्च किया है हमने हाल ही में, जहाँ पे लाइव लेक्चर्स वहां पर मौजूद होते हैं ऐप पर ही, किसी से छूट भी जाए तो। हमने 4,000 रुपए की जमा राशि इसमें रखी थी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि इसे जरा सा कम किया जाना चाहिए। हमने उसे कम किया 2,499, और इस पर भी हमने क्विजेज रखे कि विद्यार्थियों को उससे विशेष छूट मिल सके। ठीक है। तो आप सबके प्रश्न आमंत्रित हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। अ, ये दो पहलुओं में बातचीत होगी, ये कोई या तो ये मूक वार्ता भी नहीं होगी, और ये एकल अभिनय भी नहीं ही होगा। तो सबसे पहले जो भी कहना चाहें आप आमंत्रित हैं। उम्मीद मैम। करती हूँ हाँ, ठीक है, कहिए, अपना नाम बता दें मैम, और फिर बात। मेरा नाम प्रतिमा मौर्य है। हाँ, प्रतिमा। मैम, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हाँ आधुनिक काल को पढ़ने में काफी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्रॉड है वो, काफी हाँ भागों में हाँ वो बटा हुआ है। तो हाँ उसमें जैसे कि प्रगतिवाद है, प्रपद्यवाद है, तो इन सबको पढ़ना और डीपली पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधुनिक काल में तो आएगा ही। हम्म। ये इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि आदिकाल और भक्ति काल सबको मालूम हो जाता है। रीतिकाल दो बार भी यदि पढ़ लें तो आपसे काफी सहलता से, सरलता से बन जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते। दिक्कत यस आती मैम। है काव्य शास्त्र में और आधुनिक काल में। आधुनिक काल में पेंच यहाँ पर उलट जाती है कि जहाँ पर हमें मतलब बहुत ज्यादा केवल और केवल तथ्य याद करने पड़ते हैं कि मैला अंचल में कितने पात्र थे। यदि आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया है तो तब तो याद रहेगा ही, दर्ज रहेगा, लेकिन यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए अभी इतना समय नहीं बच पाता है कि हर एक महत्वपूर्ण उपन्यास से गुजरे, कहानीकार से गुजरे। तो उसके लिए आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं, और मैंने भी एक ढांचा तैयार किया है आधुनिक काल के लिए कहानियों के तौर पर। मैंने शायद एक डेमो क्लास में छायावाद में जयशंकर प्रसाद की कविताओं को बताया, झरना आंसू, या जो भी, यदि आपने देखा हो प्रतिमा तो आपने देखा होगा। तो वैसा आप खुद से यस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा तो बार बार उसे पुनरुद्धान करिए। एक काम आप और कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं देना चाहूंगी। जैसे एक माइंडोमो मैप है, जिसमें मैं माइंड मैप मैंने आदिकाल का बनाकर आपको मुहैया कराया था, नामकरण और काल विभाजन का। वहां से आप कर सकते हैं, क्योंकि लिखते समय भी आपके मन में दर्ज होता है। कहा जाता है कि उंगलियां याद करती हैं आंखों से ज्यादा। तो यस मैम। लिख के आप याद कर सकते हैं, और आपको याद करने भर से काम नहीं चलता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम का है, कौन सा नहीं है। यदि आप इतना समझ गए, इस बारीक जो बीच की रेखा है, फिर तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, और अंक आपका टेस्ट सीरीज में थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो उससे आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन का भी टाइम बच जाएगा। और एक चीज और मैं क्या करती थी कि जो भी आधुनिक काल के टॉपिक्स हैं उनको मैं वॉइस रिकॉर्डर अपना चालू करती थी, और मैं खुद को बताती थी कि मोहन राकेश ने ये लिखा है एक कहानी के तौर पे। और जब मेरा सोने का वक्त होता था, या कभी आराम का वक्त होता था, कभी कॉलेज जा रही होती थी रास्ते में, तो उनको मैं सुना करती थी।
और एक बार तो आपने बोला, लेकिन आप उसको 20 बार सुन सकते हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे आप याद कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि आप ये सब नहीं भी कर रहे हैं तो एक अच्छा सा पीयर बनाइए। जैसे कि हमने कोर्स भी किया है, तो हम अभी जैसे आदिकाल पर पहुंचे हैं, आदिकाल हमने लगभग खत्म होने की कगार पे है, शुक्ल का और डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक डिस्कशन क्लास भी रखेंगे जिसमें आप एक दूसरे को पूछ रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ, बता रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप बोला हुआ भी याद रहता है, कहा हुआ भी याद रहता है, तो एक एक्टिव लर्निंग हो जाएगी। तो आधुनिक काल में ये हम बार बार करेंगे। और प्रश्न आधुनिक काल के मैं ज्यादा मतलब आप पर अ, उलीचूंगी, तो मुझे लगता है ये कारगर साबित होगा। ओके मैम, थैंक यू। शुक्रिया आपका। और चैट पर देख लेते हैं किसी ने कुछ कहा हो तो। मेरे ख्याल से आरिफ ने पूछा था कि क्या आप कोर्स कंप्लीट करा देंगी इन महीनों में। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा है कि जो एक नदी बनाने का काम है, ठीक है, अपर्दन क्रिया है, वो आप करेंगे। और उनमें जो दरारें रह जाएंगी, ठीक है, उसको गहन करने का काम मैं करूंगी। और बस आपकी और मेरी गति बरकरार रहे। फिर तो 4 महीने में मेरा इरादा ये है कि 2 महीने से 2.5 महीने में कोर्स पूरी कंप्लीट कर ली जाए। और जो पीछे का 1.5 महीना है वो बिल्कुल ही एक्टिव रिविजन में लगाया जाए। ठीक है। चैट में किसी ने कहा है कौन से कवि इंपॉर्टेंट है, कैसे पता करें। ठीक है। आप जब मतलब आपको तो मैं ये सुझाव नहीं दूंगी कि आप नगेंद्र की किताब को पढ़ें। पर नगेंद्र की किताब को पढ़ के या फिर त्रिपाठी जी की किताब को पढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शुक्ल जी ने क्या किया है, सापेक्षिक महत्व के हिसाब से किसी को ऊंचा बता के किसी को नीचा बताया है। उसमें पता नहीं चलता है कि महत्वपूर्ण कौन से नहीं है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि विश्वनाथ त्रिपाठी में किसी भी कवि का, लेखक का यदि जिक्र है, क्योंकि उन्होंने कम में समेटा है, इसका मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों को ही लिया है। तो जितने भी कवियों लेखकों का उसमें जिक्र है, आपको सबका याद होना चाहिए। और अभी के समय का पैटर्न ये चेंज हुआ है कि उसमें जोड़ी मिलाइए ज्यादा आता है, तो केवल फैक्ट याद करने से नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि चारों का चारों। मैम जीरो पर है, स्टार्ट कैसे करें। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब उठाइए। हम सबसे ज्यादा किस टॉपिक पर फोकस करें। देखिए, हर किसी का वीक सेक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा पहले रीतिकाल मुझे लगता था कि ये वीक पोर्शन है, आधुनिक काल इजी लगता था। लेकिन जब एक बार मैंने प्रश्न सॉल्व करने शुरू किए तो मालूम चला कि रीतिकाल है भले कठिन, लेकिन उससे ऊपर ऊपर के प्रश्न आते हैं। और आधुनिक काल है भले ही सरल, लेकिन उसमें काफी गहनतम प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आधुनिक काल पर फोकस करें जहां पे ऐसे प्रश्न आते हैं जो थोड़े ज्यादा आपको याद करने की जरूरत होती है। ठीक है। और किसी ने कुछ हेलो कहा। मैम। जी कहिए हेलो आपका। मैम, मैं हाँ आरिफ खान। जी, मैम, हाँ बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कथन है, जैसे डॉक्टर नगेंद्र नामर सिंह और जो हाँ जितने भी इम्पोर्टेंट है, उनके जो कथन हाँ। है, तो कथन कहाँ से करें? जैसे शुक्ल जी का तो बुक से हो जाएगा, और बाकी हम्म। बाकी लोग होंगे, कथन कहाँ से करें? तो ठीक है। कथन वाले क्वेश्चन एक तो सेलेक्ट। ये, ठीक है ठीक है। इसका जवाब है मेरे पास। एक तो ये कि जैसे बच्चन सिंह के कथन कम पूछे जाते हैं। ठीक है। दीदी किस विश्वविद्यालय में कितनी सीट है, इस पर कृपया वीडियो बनाएं। ठीक है, जरूर बता दिया जाएगा। ठीक है। अ, कथन की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो ये शुक्ल जी को आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको जो भी कथन रोचक लगेगा वो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि उन्होंने जहां पर तुलना की है कि ये पीर के कवि हैं या फिर इनकी भाषा बहुत उन्नायक है, ऐसा कुछ भी वो किसी की अलग से तारीफ करते हैं, वो आप अंडरलाइन कर लेंगे, वो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी में कथन देखने की कतई आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछा जाता वहां से कथन। उसके बाद नगेंद्र को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि नगेंद्र की जो पूरी किताब है वो नगेंद्र ने अकेले नहीं लिखा है, उन्होंने केवल संपादन कर्म किया है। उन्होंने 1-2 चैप्टर्स लिखे हैं, बाकी सारे अलग अलग ने लिखे हैं। ठीक है। तो नगेंद्र की किताब से आप इतना करिए, या फिर मैं शायद कोर्स में बताती जाऊंगी साथ में। उसमें कुछ कुछ अलग विद्वानों के जो चैप्टर्स हैं, तो जिन विद्वानों के कथन पूछे जाते हैं केवल उनका चैप्टर आप वहां से पढ़ें। और कुछ यदि आपको क्लिक होता है कि ये अलग थोड़ा सा कथन अच्छा सा है तो उसको टिक करें। नगेंद्र से आप इतनी सहायता ले सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी में जहां पे भी किसी की भाषा पर बल दिया गया है, संवेदना पर बल दिया गया है, ऐसी कोई टिप्पणी की गई है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है।
उसके बाद आप देखेंगे कि इन परीक्षाओं का पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे तो भक्ति काल जो फेवरेट टॉपिक रहा है, खासकर जेएनयू ईई पहले अलग से होता था, तो इनका फोकस काफी ज्यादा भक्ति काल पर होता था। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नित्या। ठीक है। और उसके बाद जो किताब बचती है हमारे पास, सरस्वती पांडे में तो कुछ कथन चिन्हित हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पूछे जाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, नामवर सिंह के कथन हर बार एक ना एक पूछा जाता है। इस साल शायद कोई आसान सा पूछा गया था, अभिकथन एवं तर्क में डाला गया था, लेकिन हर साल पूछा जाता है। तो नामवर सिंह की आप किताबें अभी शुरू से शुरू नहीं करना चाहेंगे, तो जहां पर भी नामवर सिंह का एक तरीका पहचान लेंगे ना कि वो बहुत ज्यादा सीधी सपाट बात करते हैं, वे पृथ्वीराज रासो को भी हड़का देंगे। वो ये कह देते हैं अचानक से कि ये कोई नई परंपरा तो ये लेके नहीं आए। तो जहां पर भी ऐसी आलोचना होती है थोड़ी सी सीधी साफ सपाट, शुक्ल जी के अलावा, तो अक्सर नामवर सिंह की होती है। मार्क्सवादी विचारधारा वाली होती है तो रामविलास शर्मा जी की होती है। ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। मैम बुक लिस्ट बता दीजिए जिससे सब कवर हो जाए। बुक लिस्ट मैंने काफी बार बताया, फिर और बता साहित्य का हेलो नाम ही मैम। आया है। ठीक है, कहिए। हेलो, नमस्कार मैम। कहिए जो आपका जो नाम। वीडियो में बुक, विनीत कुमार, मैं जी बिहार से सासाराम से। हाँ, ठीक है जो विनीत, वीडियो में बताइए। आ, आ, आप जो वीडियो में 3 बुक बताई हैं उससे हो जाएगा ना? हाँ वीडियो हाँ देखे थे हाँ, आपका, उसी देखिए वहीं से उसको आप ज्वाइन। बेसलाइन बनाकर चलिए उन 3 किताबों। अभी देखिए आपके पास बहुत ज्यादा भी इतने समय की वो उपलब्धि अभी है नहीं, ठीक है। तो नहीं, उपलब्धि। थोड़ा बहुत ठीक। बीपीएससी के बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन किए थे, ये लेक्चर के लिए। अच्छा। हाँ उसमें ठीक थोड़ा है। बहुत किए थे हम पिछला बार। ठीक है, पर आपने थोड़ा सा देखा होगा कि यूपीएससी के उन बुकलेट्स के अलावा भी थोड़ी आपको और जरूरत पड़ेगी तथ्यात्मक रूप से उतरने की। जैसे कि यूपीएससी में तो ये ज्यादा बताया गया है कि जैनेन्द्र कुमार की कहानी है परख, या फिर सुनीता, तो इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है, पर उतना नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक ठीक है। तो आपको उतरने की कम आवश्यकता है, लेकिन ज्यादा एरिया में तैरने की आवश्यकता है। ठीक है। तो एक ये फर्क आता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि यूपीएससी के जो बुकलेट्स हैं दृष्टि के, केवल उस पर निर्भर ना रहें। भले ही दृष्टि की जो नेट जेआरएफ की किताब है वो आप ले सकते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, पांडे जी का वो विकल्प है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब यदि आप ना भी लें तो वो कर सकते हैं। और मैं जो बातें मैम बता रही हूँ ये केवल मेरे उत्तर नहीं है, मैंने अपने बैचमेट से भी बात की है कि कितने लोगों ने दृष्टि वाली बुक की थी नेट जेआरएफ की और वो यहाँ पे आए, और कितने लोगों ने केवल पांडे जी को पढ़ा था। मैम एक यदि क्वेश्चन कि मैम बहुविकल्प। जी। मैंने पांडे थैंक यू और मैम। दृष्टि जेआरएफ वाली दोनों बुक मंगा रखी है ना, तो दोनों को दोनों पढ़ना मंगा जरूर। रखे हैं। हाँ। देखिए यदि आपकी तैयारी बहुत शानदार यदि हो चुकी है, बहुत ज्यादा समय की उपलब्धता है, कॉलेज नहीं कर रहे हैं साथ में, अभी यूपीएससी का भी लोड है नहीं, तो आप उन दोनों पे उतरिए। लेकिन आप देखेंगे कि 19-20 का फर्क होगा। कुछ एक फैक्ट्स बस पांडे में नहीं है जो दृष्टि में भी मिल जाएंगे, पर उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। आप खुशी खुशी रिटर्न करा सकते हैं, इसकी सुनिश्चितता मैं देती हूँ। ठीक है। एक अच्छा कौन सी प्रश्न रिटर्न कर रहे आया। हैं? जी। अगर दोनों में कंपेयर करें तो दृष्टि वाली या फिर वो पांडे वाली, कौन सी देखिए पढ़े? थोड़ा सा फर्क है, जैसे कि हाँ ये बता देना चाहूंगी कि मैंने तो प्रतियोगिता साहित्य से भी तैयारी की थी, पर मुझे समझ आया कि बस कुछ एक फर्क, मतलब पॉइंट्स का फर्क होता है। यदि आप दृष्टि का नेट जेआरएफ देते हैं तो भी उससे नेट जेआरएफ में मदद मिलेगी, केवल सरस्वती पांडे पढ़कर यहाँ आते हैं तो भी नेट जेआरएफ में मदद मिलेगी। ठीक है। तो उन दोनों में से ऐसा कोई भी नहीं है कि मतलब आंख मूंद के आप किसी को भी वापस कर दीजिए, इट्स ऑल फाइन। किसी का ओके। एक अच्छा सवाल आया था यहाँ पर कि मैम कोई बहुविकल्पीय किताब हो तो बताइए। तो मैं 2 किताबें बताऊंगी। अ, एक तो पूरन पूरन चंद्र की, पूरन चंद नाम है उस किताब का, एक ऑरेंज और ब्लू कलर की आती है, मैं फोटो भेज दूंगी ग्रुप पे। उसमें लगभग, हालांकि बहुत ज्यादा सामान्य क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे गए हैं, मीडियम और इजी सवाल हैं। लेकिन पिछले साल जिस तरह से इजी हुआ था एग्जाम का लेवल जेएनयू ईई की तुलना में सीयूईटी पीजी का, तो वो उस हिसाब से बहुत ज्यादा कारगर भी था। जैसे कि उस पूरन चंद्र की किताब आप ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ हिंदी, इस नहीं, या फिर मैं भेज दूंगी, उस किताब का नाम मैं भूल रही हूँ। और एक है वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की। ठीक है। तो पुनीत राय में ऐसा है कि सीधे एक लाइन का प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर है, फिर एक प्रश्न है, फिर एक उत्तर है। तो जो मैं कोर्स करा रही हूँ उस पे मैंने आधार अभी रखा है, पांडे पर बातचीत चल रही है, और कोई भी काल खत्म होता है तो शुक्ल पर उस पे
प्रकाश डाला जाएगा। और जो तीसरा एक पायदान आता है उसमें मैं पुनीत राय के कथन का जिक्र किया करूंगी उसमें। ठीक है, तो ये मैंने सोचा है आप लोग के लिए। और कोई सवाल? हेलो मैं मैम। किशन। जी बोलिए किशन। एक क्वेश्चन इसमें आकांक्षा सिंह का भी ले लीजिए। सोनल जी मैम, उन्होंने पूछा जी है जी जी। डेमो क्लास टेलीग्राम पे, पर आप कब डालेंगे टेलीग्राम पे? अच्छा, डेमो क्लास हमने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, 2 अपलोड कर दी है, और तीसरा भी आ जाएगा। उन 2 को आप देख लीजिए। यदि आपको आप खासकर यदि बेसिक से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तब तो ये मतलब परीक्षा का अवसर एक बार होता है। अब कोई 3-4 ड्रॉप तो नहीं लेगा, 1-2 ड्रॉप भी नहीं लेते हैं सामान्यतः लोग। फिर जो यूनिवर्सिटी मिलती है वहां पे सेटल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे निजी तौर पर आपको लगता है कि यदि आपकी बेसिक से शुरू हो रही है तो आप एक बार रेफरेंस ले सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि एक पीयर का आपको दबाव दबाव चाहिए, एक ग्रुप चाहिए जहाँ पे आपको एक फोकस रहे कॉलेज के अलावा आपके पढ़ाई के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसके लिए यूजी लेवल के अलावा, तो डेमो लेक्चर वहां पे डाल दिया गया है यूट्यूब में, और तीसरा भी डाल दिया जाएगा। हेलो मैम, और मेरा नाम अमन है। हाँ अमन। मैम मुझे ये पूछना था कि मैं भी जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बुक पढ़ने वक्त ये कैसे हाँ अंडरलाइन पता चले कि कौन सा पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट है। जी, देखिए, यदि आपने जीरो से तैयारी नहीं शुरू की होती अभी, यदि आप 60% पे ही होते, तो आपको इससे दूर से पता नहीं चलेगा। उस किताब से 2-3 बार होके गुजरना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। या किसी से यदि आपको किसी की अनुभव का निचोड़ आप लेना चाहें तो वो एक काम कर सकता है। बाकी जी। आपको समय तो देना पड़ेगा, समय और महत्व दोनों इस तैयारी को देना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं पता चलता है। ऐसा क्या 3 क्या महीने बात बचे हैं। जी। ऐसा क्या क्या पॉइंट को हम ध्यान में रख के उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें मैम, मेरा ये सवाल था। अच्छा, ठीक 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 है, ये एक अच्छा सवाल लगा मुझे। ठीक है। यस। एक ये कि किसी भी रचनाकार के बारे में उसके जो रचना पे मूल्यांकन है या उसके कवित्व का सवाल है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल अक्सर उसके बारे में बात करते हैं कि किसी रचनाकार में कुछ अलग तत्व वो ढूंढ के लाते हैं। उन्होंने किसी को पीर का कवि कहा है, या फिर जैसे कि बच्चन सिंह ने प्रथम क्रांति का प्रथम पुरस्कर्ता कबीर को कहा है, ठीक है। तो जब जी। किसी कवि के जो व्यक्तित्व कवित्व की बात होती है या फिर रचना की विशेषता बताई होती है, तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा ये है, जब 2 की अलग अलग तुलना होती है, ठीक है, जैसे कि बाद में इन्होंने पद्माकर के साथ शायद किसी की तुलना की है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जो तुलना वाली लाइन होती है वो आप टिक कर लीजिए। तीसरा आप ये देखिए कि उस काल की कौन सी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता पर टिप्पणी, ठीक है। जैसे कि छायावाद पर शुक्ल जी ने काफी कहा है, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, तो उस काल के बारे में क्या अलग बात कही गई है, ठीक है। कोई भी यदि आप पन्ना पढ़ते हैं, पेज पढ़ते हैं शुक्ल जी की किताब का या किसी का भी, तो उसमें से ज्यादा 2-3 पंक्तियां ऐसी महत्वपूर्ण होंगी कथन के तौर पे, ठीक है। कई कई पन्नों में, जैसे रीति काल में तो लगभग 30 से 40 पेज हैं जिसमें एक भी आपको कथन ठीक से नहीं मिलेगा, आप स्किप कर सकते हैं। तो जो रेशियो है, जो ग्रॉस रेशियो है, एक तय आपका आपका जो आगत होगा उसमें, वो बहुत कम है, बहुत कम ऐसे कथन है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रख के आप जान सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम हेलो मैम, मेरा नाम हाँ अमित है मैम। हाँ। जी मैम। क्या? हम्म। मैम मेरा 3 सवाल है। हाँ, जी मैम, तो पहला सवाल ये है कि क्या 2023 के लिए अभी तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए? 2023 के लिए 2023 ही तो चल रहा है। नहीं मैम, 2024 के लिए मतलब। 2024 के लिए हाँ कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी मैम मैं ये तो पहले लग। सवाल बोल देता हूँ। क्या? तीनों सवाल मैं पहले बोल देता हूँ। ठीक है, कहिए। जी मैम। पहला सवाल यही था कि 2024 में तैयारी करने के लिए अभी सही समय है कि नहीं। और दूसरा सवाल यह है कि एक सही रोड मैप क्या होना चाहिए 2024 के लिए। ठीक है। और तीसरा सवाल मैम ये है कि कोचिंग की आवश्यकता कितनी है? अ, आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं या फिर साहित्य के एंट्रेंस की बात कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं एंट्रेंस का बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। पहला तो ये कि क्या अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए? हाँ, शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि
आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आखिर में आपके लिए हेक्टिक नहीं होगा, और आपको सिर्फ क्वेश्चंस आंसर टिक करना है अगले साल। अभी आप कॉन्सेप्चुअल एक बिल्डिंग कर लें, और अगले साल सिर्फ आपके पास यही काम बचेगा कि आप टिक कर रहे हैं, ज्यादा समय आपको देना नहीं पड़ेगा। यदि मैं खुलकर बात करना चाहूँ तो तब आपके पास ये लग्जरी रहेगी कि आपका जो बाकी आप यूनिवर्सिटी का अपने जो यूजी है उस पे ज्यादा ध्यान दे सकें, साथ में और भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस पे ध्यान दे सकें। यदि आप किसी और चीज की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आप नेट जेआरएफ के लिए अपना मतलब अपने पैर ज्यादा जमा सकते हैं उस समय पे, और नेट जेआरएफ के समय पे और कुछ तैयारी कर सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव रहेगा कि हाँ। दूसरा प्रश्न आपके लिए आपका ये था, रोड मैप क्या होना चाहिए। तो पहला तो मैं ये जी। बोलूंगी कि आपको थ्योरी अभी समझ लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फैक्ट 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 आपको याद करना चाहिए। जो अभी बाद के लोग हैं, विद्यार्थी जो अभी शून्य से शुरू कर रहे हैं और उन्हें 100 तक अभी पहुंचना है 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उनको ऐसा है कि उनकी बाध्यता है कि वो बहुत ज्यादा डीप नहीं उतर सकते, ठीक है। लेकिन आपके पास ये पूरा स्कोप है, आपके पास पूरा विस्तार का एक स्कोप है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी थ्योरी पर उतरिए, और उसके बाद तथ्यों को थोड़ा सा वो आपको आपके जहन में उतरता जाएगा, तथ्य तथ्य जैसे उतने लगेंगे नहीं। आपको सुझाव दूंगी, नगेंद्र की भी किताब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चतुर्वेदी जी की किताब भी मत पढ़िए। उसके बाद केवल प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा अगले साल। और हिंदी का जैसे कि सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नहीं है। यदि आप देखें तो यदि कोई इसकी सिंसियरली पढ़ाई करता है तो नेट जेआरएफ में बहुत ज्यादा उसको कम मेहनत करनी पड़ती है, मूल टेक्स्ट ही पढ़ना पड़ता है, पेपर वन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हिंदी का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, आपको बस अपनी जड़ें नीचे नीचे भेजनी पड़ेगी, ठीक है, ये करना है। और तीसरा ये कि क्या आपको कोचिंग की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है, आप खुद से थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एक एक है अ, एक टर्म आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, मोर नॉलेजेबल अदर। उसमें बात कही जाती है कि कोई भी जब बच्चा कुछ काम करता है तो उसको जब एक स्प्रिंग की तरह किसी और का एक हेल्प मिलता है, जो कॉग्निटिव या फिर संज्ञानात्मक या फिर मानसिक एक वो मिलता है, ठीक है, एक सुविधा मिलती है, तो वो ज्यादा बेटर छलांग लगा पाता है। तो यदि आपके पास समय है, यदि आप वहन वहन कर सकते हैं, तो मैं सुझाव दूंगी। यदि आर्थिक कोई कठिनाई है तब आप ड्रॉप कर सकते हैं ये आइडिया। तीन मैम महीने मेरा एक बचे प्रश्न हैं। और है। जी मैम जैसे त्रिपाठी जी, पांडे जी और शुक्ल जी वाली पुस्तक मैं अपने से खुद से अच्छे से कर लूं तीनों के तीनों, और बाकी आपके जी। कोर्स पे छोड़ दूं तो हो जाएगा मैम। हाँ जैसे देखिए, बाकी या चीजें। तो हाँ, क्योंकि आपको ऐसा है कि मैंने जैसे कि कहा कि वो जो कड़ियां हैं, मैं उसमें कहाँ कहाँ आप में जंग लगी है वो देखने की कोशिश करूंगी, और किताबें तो आप पढ़ेंगे, कड़ियां बनाते जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यदि आप ईमानदार हैं अपनी तैयारी के प्रति, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सेल्फ डाउट हर किसी को आता है, रिजल्ट आते तक भी आपको सेल्फ डाउट रहेगा ही, तो उसके पशुपेश में आप ज्यादा मत उलझिए, आप सीधे शुरू कर दीजिए। नहीं, मैम जैसे मेरा एक तीनों तीनों पुस्तक मैं अपने से कर लूं, ये जैसे मैंने शुक्ल जी हो गई है मेरी, दो कर दी है मैंने। अभी 1 महीने पहले तैयारी शुरू की थी मैंने, लगभग तो 2 पुस्तकें कर दी मैंने, और जो ठीक पांडे है। वाली भी कर दूंगा। पर ठीक। बाकी जो मैम जैसे इनसे मेरे मैक्सिमम अगर देखें तो क्वेश्चन 60 तक बन सकते हैं, बट उससे आगे के लिए कुछ चीजें अलग से अपने को अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, तो हाँ उसके लिए हाँ। आपकी क्लासेस में वो चीजें हो जाएंगी ना, ताकि मैं वो सारी चीजें कवर कर सकूं। हाँ देखिए, मैं अभी आदिकाल और भक्तिकाल करा रही हूँ एक क्योंकि मुझे पता है कि सबने वहीं से शुरू कर रखा है, तो उसको हम फास्ट फॉरवर्ड में बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आधुनिक काल वाली चीज है, रीति काल वाली चीज है, भारतीय काव्य शास्त्र, उसमें ऐसा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं इनपुट डालना चाहूंगी, डालूंगी। अभी मैं आप लोगों को ज्यादा इनपुट डालने दे रही हूँ, और अभी ऊपर ऊपर से मैं महसूस कर रही हूँ कि ठीक है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे बढ़ोतरी करनी है। तो मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जैसे आपका कि नाम? हमने मैम मेरा नाम वैभव यादव है। हाँ बताइए वैभव। मेरा क्वेश्चन में जैसे हमने भारतीय काव्य शास्त्र कंप्लीट कर लिया है और पुरस्कृत रचनाएं और आदिकाल मध्यकाल रीतिकाल और हम्म। आधुनिक काल में काव्य खंड कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जो ठीक। आधुनिक काल में गद्य खंड है मैम, वहां तक जब मैं उसको शुरू करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं एक बार फिर रिवीजन कर लूँ, इसीलिए मैं हाँ उसको हाँ। अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ गद्य खंड में। मैम इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं?
ठीक है, उसको देखिए पढ़ने। जैसे मोहन राकेश का आप लगभग सबका नाटक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने क्या किया, फिर एक और लक्ष्मीकांत है, तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग नाम है, फिर मोहन राकेश ने कौन सा नाटक कर दिया, किसने उनका अनुवाद कर दिया। तो उसके लिए एक बेहतर रवैया ये होगा कि उन किताबों के बारे में, उन रचनाओं के बारे में आप दो तीन लाइन में पता कर लें कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, जब हमें ये सिर्फ पता रहता है कि उसका नाम राहुल है, तब हमें उतना याद नहीं रहता नाम के साथ चेहरा। लेकिन हमें किसी ने बोल दिया अगर कि वो राहुल है, वो बुरा लड़का है, उसने कल किसी का केक चुरा के खा लिया, फिर शायद ही आप कभी जीवन में उस राहुल को भूल पाएंगे। ऐसा होता है ना। तो ऐसा इसमें भी आप कर सकते हैं कि जो भी रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार नाम की कहानी है, तो पुरस्कार मतलब क्या, कौन क्या पुरस्कार दे रहा है किसको, इतना आपको मालूम चल गया ना हर एक रचना के बारे में, फिर वो एक सरदर्द नहीं रह जाएगा। ट्रस्ट में इस प्रोसेस में मुझे ये थोड़ा सा समय लगा जब मैं समझ पाई कि नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए, क्योंकि काफी रिवीजन के बाद भी याद नहीं रहती है चीजें, और उसके बाद ये कारगर थी। ओम पूछ रहे मैम हैं। मेरा एक सवाल है। हाँ। मैम, मैं रीतिकाल के लिए पर्टिकुलर कोई बुक्स और प्रैक्टिस के लिए कोई बुक? ठीक है, रीतिकाल के लिए मैं आपको सुझाव दूंगी कि कोई अलग से आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रीतिकाल पे तो काफी लोगों ने काम किया है, रामविलास शर्मा ने भी किया है, द्विवेदी जी के भी काफी कथन है, बट आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस, जैसे कि पांडे की किताब आपने पढ़ी होगी तो आपको ये दिक्कत आई होगी कि आपको रीतिकाल समझ नहीं आया होगा कि है क्या ये चीज, रीति मुक्त रीतिबद्ध, क्योंकि उसमें दिया नहीं है। या आप केवल शुक्ल हाँ। में देखें तो वो कुछ और बात करते हैं। नगेंद्र में जो रीतिबद्ध कवि वो कह रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उस रीतिबद्ध को रीति सिद्ध कर रहे हैं, तो ये एक छोटा सा वो होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसमें वीडियो का सहारा ले सकते हैं, और एक छोटा मोटा मतलब गूगल से आप समझिए कॉन्टेक्स्ट है क्या, जो संदर्भ क्या है, कहना क्या चाहता है रीतिकाल में, और रचनाकारों की सूची को सीधे जानने की कोशिश करें। आप एक बार देखेंगे कि अच्छा देव एक रचनाकार थे, आपको याद आएगा कि अच्छा स्कूल में 7वीं की हाँ। किताब में ये सभी थे। तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जोड़ के करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आएगी, खासकर रीतिकाल में। उसका एक चार्ट आप बनाते चलें। मैं डिजिटल नोट्स बनाती थी रीतिकाल पे, चार्ट बनाते बनाते, तो वो मैं हाँ साझा कर सकती हूँ आपके साथ, वन नोट ऐप पे मैं बनाया करती थी। आरिफ और का मैम सवाल है। फर्स्ट जी पेपर के लिए, महाशया, एक जिज्ञासा है। जी। मैम फर्स्ट फर्स्ट पेपर के लिए अलग से कोई? फर्स्ट पेपर के लिए, एप्टीट्यूड वाले के लिए? हाँ। अच्छा, उन 25 प्रश्नों पर आप ध्यान दें तो मुझे लगता है जो क्वेश्चंस आप देखेंगे नॉर्मल मैथ्स के एप्टीट्यूड के, तो छोटे मोटे क्वेश्चन जो प्रतिशत कैसे निकालना है, कि एक पेन 10 में खरीदी अब 12 में बेची गई तो कितना, मतलब ये सब आप कुछ कुछ यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं। और हाँ मतलब हमने कोर्स पे वो भी फ्री रखा हुआ है अवेलेबल, जो अलग हमारे टीम के टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, हमने इस हिंदी कोर्स के साथ उसको फ्री रखा है। तो यदि आप वहन कर सकते हैं तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे बेसिक से लेके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तक भी कराई गई है। इसके जी अलावा मैम, मेरा आप एक यूट्यूब से जी महाशया, मैं प्रखर प्रज्ञा। लास्ट सवाल मैम मेरा एक, आप टेस्ट सीरीज कब से शुरू करोगे? टेस्ट सीरीज देखिए, सैटरडे संडे को क्लासेस ऑफ रहेंगी, तो मैंने सोचा है कि, सोचा क्या है, तय ही कर लिया है कि रोज तो क्वेश्चन आंसर होते रहेंगे, लेकिन साथ में सैटरडे संडे को विशेषकर मतलब एक जैसे कंप्यूटर मोड पे टेस्ट होता है ना, वैसे ही ऐप पे मैं डाला करूंगी, और उसमें ++4 -1 ऐसा मिलता रहेगा, ताकि नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको पता चले। तो इस शनिवार से मैं धूमधाम से शुरू कर रही हूँ टेस्ट की थैंक यू बात, मैम। ये भी आपको बताऊं। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र। जी मैम दोनों बुक महाशया, की एक जिज्ञासा फोटो है। टेलीग्राम पे डाल दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या जिज्ञासा है? दोनों बुक की फोटो टेलीग्राम चैनल पे डाल दीजिएगा। अच्छा, वो पूरन चंद्र और पुनीत राय। जी जी। ठीक है, थोड़ी देर में मैं हॉस्टल जाऊंगी, मैं वहां से भेज दूंगी, या फिर गूगल से ही ढूंढ के भेज दूंगी। ठीक है। जी और जी। ओम काफी देर से पूछ रहे हैं कि 3 महीने बचे हैं, अंत में अभी थ्योरी वाली किताब पढ़ें या कोई ऑब्जेक्टिव की किताब पढ़ें। मैं कहूंगी कि साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि जो अभिकथन एवं तर्क वाले सवाल हैं, जोड़ी मिलाइये वाले सवाल हैं, वो बिना थ्योरी को मजबूत किए नहीं बनेंगे। ठीक है,
और जो बाकी सवाल हैं कि इसके रचनाकार कौन थे, ये कब आई, वो कब आई, तो वो जब तक आप वैकल्पिक वाले नहीं पढ़ेंगे तब तक वो नहीं होंगे। तो ये दो धारी तलवार है, साथ में आप उन्हें ग्रहण करें। भाषा, 1 मिनट आपका चेक कर लूं, काफी सारे चैट हैं। भाषा वाले टॉपिक को डीप से पढ़ना जरूरी है। भाषा वाले टॉपिक को देखिए, आप, हाँ, जैसे कि 5 मुख्य प्राकृत या वो अपभ्रंश हुई, उनसे 18 अलग अलग बोलियां निकली, तो उसको आपको जानने की जरूरत है। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्य चीजें कही गई है, 343 में क्या, 352 में क्या, 351 में क्या, ये जो 5-6 अनुच्छेद हैं वो आपको निगलने की जरूरत है। इनके अलावा जो छोटी मोटी चीजें हैं भाषा में कि किस में कौन सी विशेषता है, लाइक ब्रज में क्या फर्क है, ठीक है, या फिर प्राकृत कब आई, अपभ्रंश कब आया, ये सब आपको जानने की जरूरत है मूलतः, ठीक है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों के 2-3 कथन आपको याद रखने की जरूरत है, सुनीति कुमार चटर्जी के या फिर साथ में श्याम सुंदर दास के। इनकी जो परिभाषाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर से कहूंगी सारे महत्वपूर्ण नहीं है। यदि 100% उसमें दिया हुआ है तो उसमें 20% चीजें जरूरी है, पर आपको वो मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ये और प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए उपयोगी पुस्तक। जी, एक शायद प्रदीप झाल्टे की किताब आती है, पर मैं कहूंगी उसके लिए अलग से किताब की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग आपको मालूम होना चाहिए। आप देखेंगे कि प्रश्न उसके लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते, ठीक है। एक आध पूछे जा सकते हैं लोगों में मार्क्स डिफरेंस करने के लिए, लेकिन मूलतः ये कहूंगी कि आप उसके सोर्स काफी ज्यादा सीमित रखें कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, दफ्तर में कौन सा यूज होता है, न्यायालय में कैसा यूज होता है, ये सब के उदाहरण आपको मालूम होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज्यादा आपको मालूम होना चाहिए। यूट्यूब पे तो उतने सोर्सेस हैं नहीं, पर कुछ आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। मैंने इसको काफी ज्यादा अपने टीचर से समझने की कोशिश की थी। मैम जो दृष्टि के नोट्स है वो ठीक है प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए? हाँ, प्रयोजन मूलक जैसे कि हाँ ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा ही दिया हुआ है, फिर से आपको मतलब मालूम करना पड़ेगा। आप देखिए नहीं वहां पे मैम वो केवल तो हाँ, कहिए। हेलो। जी मैम, एक सवाल है मैम। जी जी मैम, जैसा कि आपने अभी बताया कि जैसे कि मतलब कुछ भी है तो उसमें 100 में से सिर्फ 20% मतलब उपयोगी है। नहीं नहीं, कुछ भी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, भाषा भाषा संबंधी बात कर रही हूँ। शायद जी मैम, अगर किसी हाँ ने तो पूछा अगर था तो मैं भाषा की बात कर रही हूँ, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कम है। जी मैम, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो 20% कौन सा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आम समझ एक विकसित हो जाएगी। आप ना एक परीक्षार्थी की ओर से नहीं सोचेंगे, आप एक एग्जामिनर के हिसाब से सोचेंगे, या जो क्वेश्चन पेपर मेकर है उसके हिसाब से सोचने लगेंगे। कुछ समय बाद आप काफी सारे टेस्ट देंगे, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा, मतलब धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। और आप हर एक जब थ्योरी पढ़ेंगे तो खुद से मन में सवाल बनाने लगेंगे, और आपको एक डिटेक्शन होता रहेगा कि हाँ ये सवाल बन सकता है, ये सवाल बन सकता है। कोई आप उदाहरण भी पढ़ें तो आपको लग सकता है कि हाँ ये शायद वैसा पूछा जाएगा, और ऐसा अंत तक तो मतलब लगने लगता है। मैम ओके प्रैक्टिस मैम, थैंक यू। को रेफर करें, ठीक है, प्रेफर करें। आ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगी पूरन चंद्र की आप किताब कर सकते हैं, पुनीत राय की कर सकते हैं, मगर तब जब शुक्ल और पांडे थोड़ा सा आपने कर रखा है, वरना तो ना माया मिली ना राम वाली वाला हिसाब किताब हो जाएगा कि कभी इस किताब में कभी उस किताब में, ठीक है। तो बेस आपका थोड़ा मजबूत रखिए, और पिलर्स तो कहीं से भी टिका दीजिए। मैम अ, प्लीज ये दोनों बुक टेलीग्राम चैनल पे डाल दीजिएगा। इसकी तो पीडीएफ शायद मिलेगी, पुनीत राय की मिल जाएगी, वो मैं उपलब्ध करा दूंगी। आ, ये जो पूरन चंद्र की बात कर रही हूँ ये अवेलेबल है नहीं, और मैं तो घर छोड़कर आ गई हूँ, पर किसी विद्यार्थी के पास यहाँ हो या लाइब्रेरी में हो तो मैं पीडीएफ बनाकर डाल दूंगी। आर गुप्ता वाला बुक यूजफुल है क्या? देखिए आर गुप्ता वाली जो जो भी किताब है वो ना मैंने रिफर की है ना मेरे दोस्तों ने रिफर की है, तो मैं उसका सुझाव नहीं दे सकती आप। मुझे 3 मंथ्स में प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज बताइए कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। देखिए कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं,
जिनका हिंदी आधा नहीं होता है केवल, या फिर उन्होंने फाउंडेशन कोर्स के रूप में पढ़ा होता है, या केवल यूपीएससी ऑप्शनल में पढ़ रहे होते हैं, और या फिर अभी बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं हिंदी साहित्य को। लेकिन ऐसे भी विद्यार्थियों का चयन होता है, जैसे मैं हिंदी साहित्य से थी और मेरा रैंक था 4th, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो टॉप 10 में आए जिन्होंने बिल्कुल आखिरी के 3 महीनों में ही तैयारी की थी, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो बीएससी से थे या फिर कोई और सब्जेक्ट लिया हुआ था, उन्होंने कुछ और में ऑनर्स कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा मतलब बाकी जो लोग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं बस वो लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, आप अभी कीजिए लेकिन उसमें इंटेंसिटी ज्यादा रखिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, एक मिनट बस मैं इसका जवाब दे दूं। हाँ पैड विनीत सुन रहे हैं आपको? जस्ट पैड कोर्स हाँ से कैसे जुड़ना है? हमको हम नहीं जुड़े हैं अभी तक। अच्छा ठीक है, न्यू आपको फिर न्यू से है मैं नंबर भी। टेलीग्राम पर इसकी पूरी जानकारी मुहैया करा दी है, यूट्यूब में भी लिंक दे दिया गया, आपको फिर से भेज दिया जाएगा। क्या आप टेलीग्राम में हैं? हाँ टेलीग्राम में है, वहीं से लिए हैं हम। वेबिनार के बाद हमारी टीम फिर से वहां पर डाल देगी लिंक, उसमें आप जाइएगा, एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ा गया है वहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। ठीक है विनीत। किसी ने प्रश्न किया था कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए मैं बता दूं कि ये हमें बहुत ज्यादा इसका सिलेबस नहीं है, लेकिन जटिल है क्योंकि हम पहली बार इससे रूबरू हो रहे होते हैं। रूबरू क्या कहूँ मैं, मुठभेड़ कर रहे होते हैं, सीधे जूझ रहे होते हैं। तो इसके लिए मैंने रेफर किया था पुनीत राय की जो किताब है, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, शुक्ल में भी दिया है, लेकिन सॉरी ये पांडे वाली किताब में दिया हुआ है आखिर में, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए। ठीक है वो भी, लेकिन उसमें मिला दिया गया है इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट सबको उसी सूची में उसी में डाल दिया गया है, वो भी ठीक है, वो आप कर सकते हैं, कुछ ही पेजेस की है। उसके अलावा पुनीत राय में जो सबसे पहला चैप्टर है वो केवल पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर ही बेस्ड है, वो मुझे अच्छा लगा। 1 लाइनर क्वेश्चन है, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। ठीक है नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, मेरा अपना नाम ये बताएं। सवाल, मेरा नाम स्वाति कुमारी है। हाँ ठीक है स्वाति। मेरा ये सवाल है कि क्या आप कोई टॉपिक वाइज क्यूज का आयोजन इस टाइप से जो हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो एक आग्रह हाँ है आपसे जी जी करवाने जी, के लिए। ये तो मैं मतलब सैटरडे संडे को ये करने वाली हूँ, और जो क्विज है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पहले डाले जाएंगे, उसके बाद थोड़े से मध्य लेवल के, और उसके बाद जो अनावश्यक है उनको अभी नहीं डाला जाएगा। एक बार जब आपकी तैयारी हो जाए महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण की, उसके बाद जो गैर महत्वपूर्ण है उनकी भी करा दी जाएगी टेस्ट में। जब इसको कर करके आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर गैर जरूरी सवाल किया जाएगा, जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं उन पर किया जाएगा। जैसे कि आदिकाल अभी समाप्ति की ओर है, भक्ति काल भी हो जाएगा, तो इनके प्रश्न अभी कराए जाएंगे, ठीक है, इस शनिवार और रविवार को। और उसके बाद फिर से उसमें रैंकिंग भी बताई जाएगी कि कौन विद्यार्थी कैसा परफॉर्म कर रहा है, उससे ताकि आपको यदि 4 मार्क्स की बढ़ोतरी हो तो आपको पता रहे कि आप भटक नहीं रहे हैं, बढ़ोतरी ही हो रही है। घटौती हुई तो आप सोच सकते हैं कि मैंने इतना टाइम कहाँ दिया या फिर कौन सा रिवीजन नहीं किया, ठीक है। तो ये सुनियोजित ढंग से होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना इम्पोर्टेंट क्लास अटेंड करना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ओके सो यही जवाब है सोनल मैम, ये जी। लास्ट मिनट है, ये मीटिंग एंड हो जाएगा, तो अगर सवाल हैं तो मैं हाँ दूसरा लिंक जनरेट करके भेज दूंगा एक बार। क्या लगता है आपको, एक लिंक और करना चाहिए या फिर समाप्त किया जाए? हाँ 20 मिनट का और सेशन कर सकते ठीक है, हैं। 20 मिनट का और करेंगे। अभी दूसरा लिंक आप सभी लोगों को भेजा जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहां से आप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे टेस्ट सीरीज का जो पूछ रहे हैं ना, जो बच्चे अभी तक एनरोल नहीं किए हैं कोर्स में और जिन्हें केवल मॉक टेस्ट देना है, तो उनके लिए हम केवल मॉक टेस्ट का सीरीज भी लेके आएंगे, जिसमें सिर्फ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सोचते हैं कि तैयारी हम खुद से कर लेंगे लेकिन मॉक टेस्ट चाहिए, तो